हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने हिंदी शिक्षण में उपागम से संबंधित 70 प्रश्न करेंगे, जो अपने आने वाले रीट मेंस एग्ज़ाम लेवल 1, 2 और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए प्यारे साथियों एकदम रामबाण साबित होने वाला है। तो अपने ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को करते हैं शुरू। तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। तो अपने देखो साथियों, पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, अनुवाद और व्याकरण का ज्ञान होगा। तो इस पर अपने स्टार लगा लेंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्यक्ष विधि में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एक अपने हिंदी के उपागम की विधि है। तो अपने क्या है कि प्रत्यक्ष विधि में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है। तो इस पर मेरे प्यारे साथियों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका अपने राइट आंसर ऑप्शन सी, जो अपने लक्ष्य भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके प्रयोग पर जो प्रत्यक्ष विधि है वो अपने टारगेट लैंग्वेज है, यानी जिसको अपने जानना है, समझना है, उसको अपने उस पर बल दिया जाता है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि संप्रेषणात्मक उपागम का मूल उद्देश्य क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, संप्रेषणात्मक उपागम का मूल उद्देश्य अपने क्या हो जाएगा। तो इसका मूल उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों भाषा का प्रयोग हो जाएगा। भाषा का प्रयोग। तो इस पर अपने इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ये भी अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि हिंदी शिक्षण में अनुभव आधारित उपागम का संबंध किससे है। तो हिंदी शिक्षण में अनुभव आधारित जो उपागम का संबंध है वो अपने किससे होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर अपने विद्यार्थियों के अनुभव से हो जाएगा। विद्यार्थियों के अनुभव से हो जाएगा। तो इस पर भी अपने स्टार लगा लेंगे, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है। प्राकृतिक विधि का मुख्य सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा कि सुनने और बोलने से आरंभ हो जाएगा। सुनने और बोलने से आरंभ हो जाएगा। ये हिंदी शिक्षण के उपागम से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि संरचनात्मक उपागम में भाषा को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो अपने मेरे प्यारे साथियों, संरचनात्मक उपागम में भाषा को कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो भाषा को अपने अपने मेरे प्यारे साथियों वाक्य की संरचना के रूप में प्रस्तुत करेंगे। वाक्य की संरचना के रूप में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग नहीं होता। तो प्रत्यक्ष विधि में मेरे प्यारे साथियों अपने मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते, अपने किस पर प्रयोग करते हैं, लक्ष्य भाषा पर प्रयोग करते हैं। जो लक्ष्य लैंग्वेज होगी, लक्ष्य भाषा, उस पर अपने प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि व्यवहारवादी उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो व्यवहारवादी उपागम है ये मेरे प्यारे दोस्तों ये अनुकरण और अभिप्रेरणा पर आधारित है। अनुकरण और अभिप्रेरणा पर। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति में भाषा सीखने का प्रमुख माध्यम क्या है। तो प्यारे दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि में भाषा सीखने का प्रमुख जो माध्यम होगा वो अपने मातृभाषा हो जाएगा। मातृभाषा हो जाएगा दोस्तों, जो अपने आम बोलचाल की भाषा होती है। आगे चलते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न ये है कि भाषा अधिगम में संज्ञानात्मक उपागम का अर्थ क्या है। तो भाषा उपागम में अपने अधिगम में संज्ञानात्मक उपागम का अर्थ दोस्तों अपने क्या हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया पर बल देना। मानसिक प्रक्रिया पर बल हो जाएगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे, अपने सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर देना। चलो साथियों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
आगे क्या आ गया प्रश्न में कि हिंदी शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में किस पर बल दिया जाता है। तो हिंदी शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि पर मेरे प्यारे साथियों इसमें अपने किस पर बल देंगे, तो सुनने और बोलने पर। प्रत्यक्ष विधि पूछी है तो सुनने और बोलने पर हो जाएगा। राइट आंसर अपने वी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे साथियों कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग उसका प्रयोग है। यह विचार किस उपागम से संबंधित है। तो यह उपागम अपने किससे हो जाएगा, संप्रेषणात्मक यानी कम्युनिकेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भाषा शिक्षण का द्विभाषिक उपागम क्या है। तो भाषा शिक्षण का मेरे प्यारे साथियों द्विभाषिक उपागम अपने क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल दोनों भाषाओं का उपागम। जो भाषा सीखने का द्विभाषिक उपागम होता है वो दोनों भाषाओं का उपागम का उपयोग हो जाएगा। तो अपने मातृभाषा और जो लक्ष्य भाषा है उनको सीखेंगे तो अपने द्विभाषा यानी दोनों भाषाएं सीख सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य विधि, जो श्रव्य दृश्य विधि है का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य विधि का प्रयोग मेरे प्यारे साथियों विषय ये अनुभव को जीवित बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, अनुभव को जीवित बनाने के लिए। ठीक है साथियों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो सिचुएशनल अप्रोच है किस पर बल देता है। तो ये अपने स्थितियों में भाषा प्रयोग, स्थितियों में भाषा प्रयोग पर बल देता है। तो प्यारे साथियों अपने जो मतलब कि ज्ञान प्राप्त किया है या मतलब कि जो अपने लैंग्वेज के बारे में अपने जो स्थितियों का उपागम है वो अपने किस स्थिति में रहकर अपने उसको प्राप्त की है, तो ये अपने सिचुएशनल अप्रोच होता है। ठीक है साथियों आगे चलते हैं अगला प्रश्न कि हिंदी शिक्षण में रचनात्मक उपागम का उद्देश्य क्या होगा। हिंदी शिक्षण में रचनात्मक उपागम का उद्देश्य दोस्तों अपने सृजनात्मक अभिव्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। व्याकरण अनुवाद पद्धति में शिक्षक की भूमिका अपने क्या होगी साथियों, तो वो अपने मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। मार्गदर्शक के रूप में। आगे चलते हैं साथियों, नियंत्रक हो गया, नहीं नियंत्रक नहीं साथियों मार्गदर्शक ही होगा। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के साथियों कौन हो जाएंगे, जे.बी. वॉटसन। क्या हो जाएंगे, जे.बी. वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आगे चलते हैं कि भाषा शिक्षण में अनुकरण किसका अंग है। तो भाषा शिक्षण में मेरे प्यारे साथियों अनुकरण हो जाएगा, ये अपने व्यवहारवादी सिद्धांत का अंग हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिंदी शिक्षण में रचनावादी उपागम के अनुसार सीखना क्या होता है। तो ये अपने प्यारे साथियों क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। कैसा होता है, विद्यार्थी केंद्रित। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कि हिंदी शिक्षण में प्राकृतिक उपागम का आरंभ किस क्रिया से होता है। तो प्राकृतिक उपागम का आरंभ अपने किससे हो जाएगा, श्रवण से। तो दोस्तों जिस भी किसी भाई को अपने रीट में सिलेक्शन लेना है, रीट मेंस में, तो उसके लिए ये क्लास अपने रामबाण साबित होगी। और इससे आपको ज़्यादा नहीं अपने 5-10% देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। जितने अपने एग्ज़ाम में आते हैं अपने इसको इस क्लास से अपने कोशिश करेंगे कि आपको देखने को मिले, तो अपने इसको अच्छे से करेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संरचनात्मक उपागम का प्रमुख सिद्धांत क्या है। संरचनात्मक उपागम का प्रमुख सिद्धांत अपने भाषा से व्याकरण होगा। भाषा से व्याकरण। साथियों अगला प्रश्न क्या है कि संप्रेषणात्मक उपागम में शिक्षण का आधार क्या है। तो संप्रेषणात्मक उपागम में मेरे दोस्तों शिक्षण का आधार क्या हो जाएगा, तो ये अपने संचार की आवश्यकता हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि द्विभाषिक पद्धति का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इससे साथियों मातृभाषा की सहायता मिलती है। मातृभाषा यानी जो अपने लक्ष्य भाषा है, लक्ष्य भाषा अगर अपने आम बोलचाल की भाषा मातृभाषा आती होगी तो अपने लक्ष्य भाषा को समझना भी आसान होगा और हमें हर सिचुएशन से निकलने की अपने को मतलब कि सपोर्ट मिलेगा साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न क्या है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति का दोष क्या है।
तो दोस्तों व्याकरण अनुवाद पद्धति का दोस्त अपने व्याकरण अनुवाद पद्धति का दोष क्या हो जाएगा? बोलने की कमी। बोलने की कमी हो जाती है साथियों, मतलब कि व्याकरण अनुवाद पद्धति में बोलने की कमी होती है। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण सिखाने का तरीका क्या है? तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण सिखाने का तरीका दोस्तों क्या हो जाएगा? अपने उदाहरणों से हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिचुएशनल उपागम का विकास कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये अपने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि श्रव्य दृश्य विधि में कौन सा उपागम प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों श्रव्य दृश्य विधि में अपने चित्र, फिल्में और ध्वनि ये तीनों होते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन कि मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि संरचनात्मक पद्धति में भाषा को सीखने का इकाई क्या है? तो संरचनात्मक पद्धति में भाषा को सीखने की इकाई अपने क्या हो जाएगी? वाक्य रचना। प्यारे दोस्तों वाक्य रचना हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि व्यवहारवादी सिद्धांत में सीखना किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये अपने अनुकूलन पर आधारित होगा। किस पर होगा? अनुकूलन पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखना क्या है? तो प्यारे दोस्तों ये अपने क्या हो जाएगा? ये अपने बौद्धिक प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों, बौद्धिक प्रक्रिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्ष विधि में अभ्यास का स्वरूप कैसा होता है दोस्तों? तो ये कैसा होगा? ये अपने प्यारे दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में अभ्यास का स्वरूप अपने मौखिक और लिखित दोनों हो जाएंगे, तो अपने राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रचनावादी उपागम के अनुसार शिक्षण का केंद्र क्या होता है? रचनावादी उपागम के अनुसार शिक्षण का केंद्र दोस्तों अपने क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। विद्यार्थी हो जाएगा क्योंकि अपने शिक्षा का मेन केंद्र क्या होगा? शिक्षा का मेन लक्ष्य साथियों अपने केंद्र बोल सकते हैं उसको। लक्ष्य क्या होगा? शिक्षार्थी को अच्छे से समझाना, उसको शिक्षार्थी हो जाएगा। शिक्षार्थी यानी क्या हो जाएगा? अपने विद्यार्थियों शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुभवात्मक शिक्षण में किस पर बल दिया होता है? तो अनुभवात्मक शिक्षण में मेरे प्यारे दोस्तों अपने अनुभव द्वारा सीखने पर बल देंगे। अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संप्रेक्षणात्मक उपागम में भाषा को माना गया है। संप्रेक्षणात्मक उपागम में भाषा को क्या माना गया दोस्तों? तो संचार का माध्यम होगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संरचनात्मक उपागम के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों संरचनात्मक उपागम के अपने जो प्रवर्तक होंगे वो विलियम वुंट होंगे। विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है? हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्र होगी? तो प्यारे दोस्तों ये अपने रचनावादी हो जाएगी। रचनावादी हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्याकरण अनुवाद पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। व्याकरण अनुवाद पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या होगा? बोलचाल की असमर्थता यानी बोली में कमी दोस्तों, बोलने में कमी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन साथियों कि सिचुएशनल उपागम की स्थिति का तात्पर्य क्या होगा? तो दोस्तों दैनिक जीवन की परिस्थिति हो जाएगी। दैनिक जीवन की परिस्थिति। ये क्लास आपको थोड़ी सी बोरिंग सी लग सकती है, पर दोस्तों अपने इसी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनको समझ के करेंगे तो अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाषा को क्रियात्मक रूप से सीखना चाहिए, यह किस उपागम का मत है? दोस्तों ये अपने किस उपागम से हो जाएगा? कम्युनिकेशन यानी संप्रेषणात्मक से हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाषा शिक्षण में श्रवण, वाचन, लेखन, वाक क्रम किस उपागम से संबंधित है? तो दोस्तों ये अपने किस उपागम से हो जाएगा? तो दोस्तों ये अपने व्याकरण अनुवाद से हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद से हो जाएगा। आगे चलते हैं व्याकरण अनुवाद से नहीं से दोस्तों अपने ये प्राकृतिक होगा। क्या होगा? प्राकृतिक।
आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि वाक्यांश के प्रयोग पर बल देती है। तो दोस्तों ये अपने संरचनात्मक हो जाएगी, संरचनात्मक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्याकरणवाद व्यवहारवादी उपागम के अनुसार त्रुटियों का कारण क्या होगा। तो उनका अनुकरण में दोष हो जाएगा दोस्तों, अनुकरण में दोष। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि शिक्षण में अनुकरण अभ्यास का सिद्धांत किससे जुड़ा है। तो ये अपने व्यवहारवाद से होगा। किससे होगा साथियों, व्यवहारवाद से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संरचनात्मक उपागम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अपने वाक्य संरचना का प्रयोग हो जाएगा, वाक्य संरचना का प्रयोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संप्रेषणात्मक उपागम में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो अपने मार्गदर्शक और सहायक होगा साथियों। क्या होगा, मार्गदर्शक और सहायक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि हिंदी शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो साथियों इसमें अपने किसे देंगे, बोलने को, बोलने को प्राथमिकता देंगे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न कि रचनावादी उपागम का मूल सिद्धांत क्या है साथियों। तो रचनावादी उपागम का मूल सिद्धांत अपने क्या हो जाएगा, ज्ञान निर्माण विद्यार्थी स्वयं करता है, ज्ञान निर्माण विद्यार्थी स्वयं करता है साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि श्रव्य दृश्य उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्यारे साथियों ये अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होगा, प्रत्यक्ष अनुभव पर। साथियों अगला क्वेश्चन कि भाषा का ज्ञान उसके उपयोग से विकसित होता है, यह किस उपागम का सिद्धांत हो जाएगा। तो साथियों ये अपने संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन से हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संज्ञानात्मक उपागम में शिक्षक क्या करता है। तो प्यारे साथियों वो अपने सोचने को प्रेरित करता है साथियों, सोचने को प्रेरित। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्यवहारवादी शिक्षण में प्रमुख तकनीकी क्या है। तो ये अपने पुनरावृत्ति और दोस्तों अभ्यास हो जाएगा, पुनरावृत्ति और अभ्यास। आगे चलते हैं साथियों कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से निषेध होता है, पूर्ण रूप से निषेध होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिचुएशनल उपागम का उपयोग विशेषतः किस भाषा कौशल में होता है। तो दोस्तों ये अपने बोलने से हो जाएगा, बोलने से हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है साथियों कि हिंदी शिक्षण की कौन सी विधि भाषिक प्रयोग पर बल देती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने संप्रेषणात्मक हो जाएगा, संप्रेषणात्मक हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि संरचना उपागम की भाषा का निर्माण किस से होता है। तो ये साथियों अपने संरचना से हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि रचनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक। तो प्यारे साथियों ये अपने जीन पियाजे हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाषा शिक्षण की त्रुटियों में सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो ये अपने सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि सीखना प्रयास और भूल की प्रक्रिया है, यह किसका मत है। तो ये अपने थॉर्नडाइक का हो जाएगा, थॉर्नडाइक का हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार सीखना किसका परिणाम है। तो प्यारे साथियों ये अपने किसका परिणाम हो जाएगा, ये अपने अभ्यास और पुनरावृत्ति का हो जाएगा, अभ्यास और पुनरावृत्ति का। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि संप्रेषणात्मक उपागम में कक्षा का वातावरण कैसा होता है। तो प्यारे साथियों ये अपने संवादात्मक होगा, संवादात्मक होगा। आगे चलते हैं हिंदी शिक्षण में द्विभाषिक विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो प्यारे साथियों कठिन पाठ्य सामग्री को समझने हेतु, व्याकरण याद करने हेतु। तो इसका अपने राइट आंसर ए हो जाएगा, कठिन पाठ्य सामग्री को समझने हेतु। आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया कि प्रत्यक्ष विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो प्यारे साथियों ये अपने मौखिक क्षमता का विकास करती है, मौखिक क्षमता का विकास करती है। आगे चलते हैं कि व्याकरण अनुभव पद्धति में सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो किस पे दिया जाता है दोस्तों, ये अपने व्याकरण अनुवाद पर देंगे, व्याकरण अनुवाद पर। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संरचनात्मक उपागम में पैटर्न प्रैक्टिस का उद्देश्य क्या होगा। तो दोस्तों ये अपने सही वाक्य का निर्माण की आदत हो जाएगी, सही वाक्य के निर्माण की आदत हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो प्यारे साथियों ये अपने सहायक और सहयोगी होगा, सहायक और सहयोगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि संप्रेषणात्मक उपागम में मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये अपने वास्तविक संचार की स्थितियों पर आधारित होगा, वास्तविक संचार की स्थितियों पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि प्राकृतिक उपागम में भाषा का शिक्षण किस प्रकार का होता है। तो प्यारे दोस्तों ये अपने बालक की भाषा अर्जन प्रक्रिया जैसा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे कि हिंदी में अर्थपूर्ण प्रयोग पर कौन सा उपागम बल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने संप्रेषणात्मक हो जाएगा, संप्रेषणात्मक हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे कि संज्ञानात्मक उपागम में त्रुटि को कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों ये अपने सीखने की प्रक्रिया का अंग है, सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ये थे आज के अपने हिंदी से संबंधित 70 प्रश्न दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।